नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां? देखिए दोस्तों, सेट 12th लेवल का पेपर आने वाला है और अपन राजस्थान का एकीकरण जो टॉपिक है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मित्रों, राजस्थान का एकीकरण के क्वेश्चंस देखने से पहले अपन एक बार राजस्थान एकीकरण जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है इसकी क्विज सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपने ये जो वीडियो है उसको अगर 3 या 4 बार देख लिया तो आपको राजस्थान का एकीकरण जो है बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आपको किसी किताब में, किसी नोट्स में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। जो इसके 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ है और इनके 7 चरणों को याद करना इम्पॉसिबल है। अगर याद कर लेते हैं लेकिन 10 या 15 दिन बाद उनको भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपन जो है वो ट्रिक के साथ, छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा ट्रिक्स भी जो है वो अपन बहुत सारी जो ट्रिक्स बना लेते हैं तो उनसे याद करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में वो अपना क्वेश्चन जो है वो गलत करवा देती है। लेकिन राजस्थान के एकीकरण में मात्र छोटी सी ट्रिक है, उससे आप पूरा एकीकरण याद कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। कि अगर आपने 2 से 3 बार वीडियो को अगर देख लिया है तो आपको राजस्थान का एकीकरण कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी क्विज लगा लीजिएगा और क्वेश्चन जो है सभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत में जो राजस्थान है और अन्य जो स्टेट हैं उनमें रियासतें थी। वह रियासतों पर जो शासन था वो था राजा महाराजाओं का। ठीक है, और उन सभी रियासतों को एक करके जब राजस्थान बनाया गया, राजस्थान में जितनी भी रियासतें थी उन सभी रियासतों को जोड़ करके एक राजस्थान का निर्माण किया गया था। ठीक है, राजस्थान की रियासतें हैं जैसे मेवाड़ रियासत, इस पर राणा जो है वो शासकों का शासन हुआ करता था। इधर से जयपुर जो रियासत है, आमेर रियासत, उस पर कच्छवा राजवंश का शासन हुआ करता था। और जो मारवाड़ रियासत है उस पर राठौड़ों का शासन हुआ करता था। तो इन ऐसी छोटी छोटी, कुल मिलाकर छोटी बड़ी सारी जो रियासतें थी वो राजस्थान में थी 19 जो है वो रियासतें थी। ठीक है, राजस्थान को जब इसका एकीकरण नहीं हुआ था, इससे पहले राजस्थान को राजपुताना या राजस्थान कहा जाता था। ठीक है, अब जो छोटी छोटी रियासतें थी राजस्थान में, ऐसी 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। और कितने ठिकाने थे? तो इसमें 3 ठिकाने थे। इसके बाद एक था इसमें केंद्र शासित प्रदेश। तो इन सभी से मिलकर के जो है वो राजस्थान का निर्माण हुआ है। इन सभी से मिलकर के राजस्थान का क्या हुआ है? निर्माण है। अब देखते हैं कि राजस्थान की वे 19 रियासतें कौन कौन सी हैं। एक ट्रिक है, उसके साथ अपन इनको देखेंगे। ट्रिक्स को आपको केवल 5-6 बार रिपीट करना है, उसके बाद जो है आपको पूरे जितनी भी रियासतें हैं वो याद हो जाएगी। ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो छोटी सी ट्रिक है, देखते हैं। एक ट्रिक है, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, ABCD, इसके बाद ट्रिपल JB और मेवाड़ और सिरोही। तो ये टोटल जो है ये 19 रियासतें हैं। अब देखते हैं कि इससे रियासतों को कैसे याद रखा जाएगा। तो इसमें देखिए, बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा बूंदी, झा से हो जाएगा झालावाड़, डू से हो जाएगा डूंगरपुर, बाबू झाड़ू। ठीक है, इसके बाद की से हो जाएगा किशनगढ़, को से हो जाएगा कोटा, प्रशाटो यानी कि प्र से हो जाएगा प्रतापगढ़, शाह से हो जाएगा शाहपुरा, टो से हो जाएगा टोंक। ठीक है, तो बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो 5-6 बार आप ऐसे बोलेंगे तो आपको ट्रिक इजीली याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके आपको जो है ये सब चीज़ें याद रह सकती है, बाकी नहीं तो इनको आपको रटना ही पड़ेगा। अगर अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं तो बाद में फिर ट्रिक को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने को रियासतें याद होने के बाद। ठीक है, तो बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो यानी कि टो तक अपन ने रियासतें याद कर ली है। इसके बाद अपन ने बात की थी ABCD।
तो ए से हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली और डी से हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, ये भी हो गए ABCD 4 रियासतें, ये ख़त्म। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं आगे ट्रिपल जे। तो ये JJB, ये वाली ट्रिक थी। ट्रिपल जे से क्या हो जाएगा, एक जे से हो जाएगा जयपुर, दूसरे से हो जाएगा जोधपुर, तीसरे वाले जे से हो जाएगा जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर 3 रियासतें ये कंप्लीट होगी। इसके बाद जो बी है उससे हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, जो बची है वो मेवाड़ और सिरोही आपको याद रखनी है। तो अपन ने 19 रियासतों को याद किया है, 2-4 बार देखोगे तो अपना आप इजीली याद हो जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे तो 19 जो रियासतें हैं, 19 रियासतें ये अपने को याद हो गई। लेकिन अभी भी राजस्थान का निर्माण नहीं हुआ है। इसके बाद राजस्थान में क्या थे, 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने। तो लावाटोक, निमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। देखिए इन तीनों ठिकानों को याद करने की छोटी सी ट्रिक है। नकुल, नकुल आपको याद रखना है। न से हो जाएगा निमराना, हो जाएगा कुशलगढ़ और ल से हो जाएगा लावा। ठीक है, तो ये जो लावा है ये टोंक ज़िले में स्थित है, निमराना जो है वो अलवर ज़िले में स्थित है, कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो है वो राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ से जो है वो अंग्रेज़ सरकार है पूरे राजस्थान पर अपनी हुकूमत चलाती थी। ठीक है, तो ये टोटल जो है राजस्थान का 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर राजस्थान का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी को सम्मिलित करके एक करके और राजस्थान का जो निर्माण किया था, तो उसमें सबसे अहम भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, तो इन सभी का एकीकरण करने के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसको रियासती विभाग या सचिवालय कहा जाता था। ठीक है, तो उस रियासती विभाग का या सचिवालय का जो निर्माण है वो कब किया गया था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम्स में ये पूछी जाती है इसकी डेट। तो 5 जुलाई 1947 को। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, याद रखिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और 5 जुलाई 1947 को जो है ये रियासती विभाग बनाया गया था, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण अपने को करना था। ठीक है, तो देखिए 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल के द्वारा रियासत विभाग, जिसको सचिवालय भी कहा जाता है, की स्थापना की गई, जिसके सचिव कौन थे, VP मेनन। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VP मेनन इसके सचिव थे और इसके जो बनाया गया था तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग के रियासतों के एकीकरण करने के लिए, क्योंकि राजस्थान की ऐसी बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो कि राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। कुछ रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, कुछ रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, कुछ रियासतें जो है वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो उन सभी रियासतों का जो तालमेल बैठा करके पूरे राजस्थान का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, रियासती विभाग का गठन कब किया गया, तो 5 जुलाई 1947 को इसका गठन किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव कौन थे, सचिव थे VP मेनन। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन कौन से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखते हैं अपन एक बार। तो देखें इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को 3 से 4 बार देखना है। आपको एकदम इजीली जो है राजस्थान का एकीकरण बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन बाद में टेबल से समझेंगे और टेबल से आपको पूरा जो है राजस्थान का एकीकरण एक बार में याद हो जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि उन पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जो रियासतों के समस्याएं थी कि कुछ रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, कुछ रियासतें जो है वो स्वतंत्र रहना चाहती थी और कुछ रियासतें जो है उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो उनकी जो समस्याएं थी कुछ, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए
किसका गठन किया गया था? रियासती विभाग का गठन किया गया था। सचिवालय जिसको कहते हैं, रियासती विभाग का अन्य नाम क्या है? सचिवालय। ठीक है, तो इसका गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? तो 5 जुलाई 1947 को। ये डेट आपको याद रखनी है। रियासती विभाग का गठन कब किया गया था? तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान की सभी रियासतों को जो है वो एक किया गया था और उन सभी रियासतों को 3 ठिकानों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके राजस्थान का जो निर्माण किया गया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, क्योंकि रियासती विभाग के अध्यक्ष थे और इसके सचिव कौन थे? तो वीपी मेनन जो है रियासती विभाग के सचिव थे। ठीक है, रियासतों की जो भी समस्याएं थी उनका समाधान किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो ये राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद रखेगा। इसके बाद आगे चलते हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। 7 चरणों में। ठीक है, कितने चरणों में? 7 चरणों में ये एकीकरण पूर्ण हुआ था। जैसे 3 रियासत मिलाई, फिर उसके बाद 4 रियासतें मिलाई, फिर उसके बाद 9 रियासतें मिलाई। इस प्रकार से अलग अलग चरणों में जो है वो राजस्थान का गठन किया। तो कुल कितने चरणों में गठन हुआ था? ये हुआ था 7 चरणों में। ठीक है, तो 7 चरणों में गठन हुआ। अब रियासती विभाग जो चरण है उनकी शुरुआत कब हुई थी? तो 18 मार्च 1948। देखिए, 18 मार्च 1948 को इसकी शुरुआत हुई थी प्रथम चरण की। ठीक है, और जो लास्ट का 7वां चरण था, पूरा राजस्थान कब बना था? तो ये बना था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बन गया था। शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। और ये जो कंप्लीट राजस्थान बन गया था तो वो कब बना था? 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान बन गया था। ठीक है, उस समय राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो 26 जो है वो जिले थे। 26 जिले थे उस टाइम पर राजस्थान में। ठीक है, तो 26 जिले हो गए। इसके बाद जो राजस्थान का एकीकरण हुआ तो कितने समय में पूरा हुआ? ये हुआ था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। याद रखिए, 8 7 14। 8 7 14 आपको बोलना है बार बार, तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में। ठीक है, 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को जो है वो एकीकरण समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इसमें टोटल समय कितना लगा था? ये लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, जिनकी बात अपन ने ऊपर की थी। 19 रियासतें कौन कौन सी थी? बाबू झाड़ो किको प्रसाटो, ABCD प्लस JJB प्लस सिरोही और मेवाड़। ये तो 19 रियासतें हो गई। और 3 ठिकाने नकुल जो ट्रिक थी उससे अपन ने याद की थी कि न से हो जाएगा निमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, टोंक। ठीक है, तो ये नकुल से याद हो जाएगा। नकुल यानी कि निमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, लावा, टोंक। ठीक है, इसके बाद 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो वो कौन सा था? वो था अजमेर मेरवाड़ा। ये 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ये यहाँ तक। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन आगे कि राजस्थान की रियासतों में सबसे पुरानी जो रियासतें, जो राजस्थान की 19 रियासतें हैं, उनमें सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? सबसे नवीन रियासत कौन सी है? सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है? सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? इस बारे में अपन अब बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो पूछा जाता है। अब देखिए, राजस्थान की रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़। मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी है क्योंकि यहाँ पर जो है चित्रांगद मौर्य के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग बनाया गया था और यहाँ पर जो है वो बप्पा रावल के द्वारा जो राणा वंश है, सिसोदिया वंश है, उसकी नींव डाली गई थी। सबसे पुरानी जो रियासत मानी जाती है वो मेवाड़ मानी जाती है। ठीक है, तो ये मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी रियासत है। इसके बाद जो अपना राजस्थान का एकीकरण है, इसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे, कुछ प्रश्नों को लेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है, जबकि सबसे नवीन रियासत कौन सी मानी जाती है? झालावाड़। झालावाड़ जो रियासत है ये सबसे नवीन मानी जाती है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1838 को। 1838 को जो है वो राजस्थान में
झालावाड़ रियासत का निर्माण हुआ था और ये रियासत सबसे नवीन मानी जाती है। सन भी याद रखेगा आप 1838। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेज़ों ने किया था। कब किया था? 1838 को अंग्रेज़ों के द्वारा ही झालावाड़ रियासत का निर्माण। ठीक है, इसके बाद अपने सबसे पुरानी सबसे नवीन रियासत की बात कर ली। अब करते हैं बात क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो ये मारवाड़ रियासत थी। ठीक है, जो कि जोधपुर को कहा जाता है मारवाड़। मारवाड़ जो रियासत है वो सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। अब जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो जयपुर रियासत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो क्षेत्रफल की बात करें तो शाहपुरा रियासत थी और जनसंख्या की बात करें तो वो भी शाहपुरा रियासत ही थी। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत है वो शाहपुरा थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। ठीक है, पुरानी रियासत मेवाड़ थी, नवीन रियासत झालावाड़ थी। अंग्रेजों के द्वारा झालावाड़ का निर्माण किया गया था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि शाहपुरा और किशनगढ़, शाहपुरा रियासत और किशनगढ़ रियासत जो है उसको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ये जो दो रियासतें थी राजस्थान की, इनको तोपों की सलामी का कोई अधिकार नहीं था। बाकी जितनी भी रियासतें थी 17 रियासतें, उन सभी को तोपों की सलामी का अधिकार था। ठीक है, तो तोपों की सलामी का शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत को अधिकार नहीं था। देखिए मित्रों, अगर आपने 3 बार या 2 बार इस टॉपिक को देख लिया तो आपको जो है वो कहीं किसी किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी नोट्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है मुख्य ज़ुबानी राजस्थान का एकीकरण याद हो जाएगा। बस शर्त है कि आप ध्यान से टॉपिक को देखते चलिए। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन अपन इसको इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अपने को याद करना पड़ेगा। और अगर आपको राजस्थान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आपको ये पॉइंट्स याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत। अब बात करते हैं कि राजस्थान की 19 रियासतों में एकमात्र जो मुस्लिम रियासत है वो कौन सी थी। तो नवाबों के जो शहर है वो क्या कहलाता है? टोंक। तो टोंक जो रियासत है वो मुस्लिम रियासत थी। नवाबों का शहर टोंक कहलाता है। ये आपको याद होगा तो इसको भी याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। निर्माण किसने करवाया था इसका? इसकी स्थापना किसने की थी टोंक की? तो ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। टोंक जो है वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, अमीर खां पिंडारी जिसके द्वारा टोंक रियासत का निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं, इस रियासत के संस्थापक अमीर खां पिंडारी थे। याद रखिएगा, टोंक रियासत के जो संस्थापक थे, जो जिन्होंने टोंक रियासत बसाई थी, तो वो किसने बसाई थी? ये अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी के द्वारा टोंक रियासत बसाई गई थी और ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। जो 19 रियासतें हैं उनमें एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। धौलपुर और भरतपुर जाटों की रियासतें थी। ठीक है, ये आपको याद होगा अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा। तो धौलपुर और भरतपुर में जाट अधिक पाए जाते हैं और जाटों की रियासतें ये थी, जबकि अन्य रियासतें राजपूतों की थी। अन्य कौन कौन सी रियासतें थी? तो मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर है, ठीक है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है। बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जिनमें राजपूत राजाओं का शासन था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर और धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए शंकर देव राव समिति का गठन किया गया था। जो वहाँ की जनता थी उसकी राय जानने के लिए शंकर देव राव समिति का गठन किया गया था। उस कमेटी में डॉक्टर शंकर देव राव थे, R.K. सिद्धावा थे और प्रभुदयाल आदि थे। तो ये भरतपुर और धौलपुर रियासतें थी। देखिए दोस्तों, जो भरतपुर और धौलपुर रियासतें हैं ये उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो वो राजस्थान में मिलाने के लिए यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया था कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। तो ये कमेटी कौन सी थी? ये शंकर देवराव समिति थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष भी यही थे, डॉक्टर शंकर देवराव। इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे R.K. सिद्धावा और प्रभुदयाल, ये दोनों इसके सदस्य थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मिलना चाहती थी क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के समीप ज़िले हैं। अगर आपने राजस्थान का मैप देखा है तो ये देखिए राजस्थान का मैप, ये राजस्थान है और यहाँ पर जो है
वो हरियाणा है, और यहाँ पर जो है ये भरतपुर और धौलपुर है, और यहीं पर उत्तर प्रदेश है। तो ये दोनों 2 रियासतें थी, ये उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, और यहाँ जनता की राय जानने के लिए शंकर देवराव समिति का गठन किया गया था कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, राजस्थान में मिलना चाहती है या फिर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है। लेकिन बाद में जो है वो यहाँ राजस्थान में इन दोनों रियासतों को मिला लिया गया था। यहाँ पर जाट जो है उनका निवास स्थान था ये भरतपुर और धौलपुर। अब देखिए आगे चलते हैं। राजस्थान की अलवर रियासत के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान की ये अलवर जो रियासत है, इसने भारत में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर सबसे पहले किए थे। राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिसने सबसे पहले भारत में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसके बाद बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कहा था सम्मिलित होने पर जो इन पर दबाव था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो ये नाराज़ थे, राजस्थान में नहीं मिलना चाहते थे। तो बांसवाड़ा के जो राजा थे, कौन थे? राजा चंद्रवीर सिंह। ये आपको याद रखना है। राजा चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था मिलते समय? तो कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मैं राजस्थान में मिल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये आपको याद रखना है, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था। इसके बाद चलते हैं आगे। कहते हुए राजस्थान में अपनी रियासत का विलय किया था इनके द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। बीकानेर रियासत का क्या कहना था? तो बीकानेर रियासत के भारतीय संघ में विलय के समय वहाँ के महाराजा कौन थे? ये थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह जी बीकानेर के महाराजा थे उस समय, आज़ादी के समय जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब। तो शार्दुल सिंह जी यहाँ के महाराजा थे। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर जो है वो बीकानेर रियासत का भाग था। गंगानगर किस रियासत का भाग था? ये बीकानेर रियासत का भाग था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1947 से पूर्व राजस्थान के प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार की उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, सिवाय जैसलमेर रियासत को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जो जैसलमेर रियासत थी वो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। कहाँ मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। और जो मारवाड़ रियासत है, जहाँ के शासक जोधपुर जो रियासत थी, वो भी जैसलमेर रियासत के साथ पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। मारवाड़ रियासत के शासक कौन थे? तो हनुमंत सिंह यहाँ के शासक थे। जोधपुर रियासत जो है उसके शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य यानी कि विश्व का 8वां अजूबा कहा था। ये भी आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत के बारे में क्या कहा था? तो इन्होंने विश्व का 8वां अजूबा या आश्चर्य कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के अजमेर और सिरोही का राजस्थान में 2 सोपानों में विलय हुआ, यानी कि अजमेर को आधा, सिरोही को आधा सम्मिलित किया गया एक चरण में, फिर दूसरे चरण में आधा आधा फिर सम्मिलित किया गया। तो 2 चरणों में 2-2 बार इनका सम्मिलित की गई थी ये रियासतें। कुछ भाग जो है वो सम्मिलित किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। शाहपुरा एकमात्र रियासत थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को ही शाहपुरा रियासत ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना यहाँ पर कर दी गई थी। देखते हैं दोस्तों कि कुछ शासक ऐसे थे जिनके द्वारा कुछ संघ बनाए गए थे कि अपन जो है वो आपस में मिलकर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे, अपन राजस्थान में नहीं मिलेंगे। तो वो कौन कौन से थे? जो राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? महाराव भीम सिंह एकीकरण के समय थे। ये थे जो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, कोटा के शासक थे। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जो 12 रियासत नहीं थी, कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन रियासतों को मिला करके जो है हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। फिर इसके बाद बात करते हैं दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए महाराव बहादुर सिंह ने संघ बनाने का प्रस्ताव दिया। बहादुर सिंह कौन थे? तो ये बूंदी राज्य के शासक थे। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु मेवाड़ के महाराणा ने 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन बुलवाया था। अब जो मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के
शासक भूपाल सिंह जी, उनके द्वारा राजस्थान यूनियन, राजस्थान की जो भी सारी रियासतें थी 19 रियासतें कि उन सभी को एक करके अपन राजस्थान यूनियन बनाते हैं और अपना राज्य स्वतंत्र रखते हैं। ठीक है, तो राजस्थान यूनियन बनाने गठन करने हेतु मेवाड़ का जो महाराणा था उसने 25-26 जून को जो है सम्मेलन बुलवाया था 1946 में, जिसमें गुजरात, मालवा, नरेशों का सम्मेलन हुआ था। और टोटल इस सम्मेलन में 22 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, याद रखना है आपको, 22 राजाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। कब हुआ था ये सम्मेलन? राजस्थान यूनियन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह जी, उनके द्वारा बनाई गई थी। और हाड़ौती संघ किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कोटा के महाराव भीम सिंह के द्वारा। ठीक है, बोलते हैं कि आज़ादी के बाद राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार द्वितीय श्रेणी का राज्य था। राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में किया गया था। 1 नवंबर 1956 को 56 से पहले राजस्थान राज्य के राज प्रमुख पहले जो है वो 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद था। तो पहले जो राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे, इसके बाद जो है वो राज्यपाल के नाम से जाने लगे थे। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया था। राजस्थान का जो सबसे बड़ा पद था राज प्रमुख का, ये समाप्त करके यहाँ पर राज्यपाल का पद लागू किया गया था। ठीक है, राजस्थान की जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। ये अपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे जो 19 रियासतें हैं उनमें एकीकरण के समय कौन कौन से नरेश थे, राजा महाराजा कौन कौन से थे, अलवर का राजा कौन था, भरतपुर का राजा कौन था, धौलपुर का राजा कौन था। एक बार देखेंगे, 2-5 बार देखोगे तो आपको इजीली जो है वो याद हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अलवर जो रियासत है इसके महाराजा थे महाराजा तेज सिंह अलवर के महाराजा थे। भरतपुर के थे ब्रजेंद्र सिंह जी जो है वो भरतपुर के थे। धौलपुर के कौन थे? तो उदयभान सिंह। देखिए दोस्तों, धौलपुर कहाँ पर है? तो धौलपुर लगभग पूर्वी दिशा में, पूर्व में स्थित है धौलपुर। और पूर्व से क्या होता है? सूरज उदय होता है। तो आपको याद रखना है कि धौलपुर जो है वो पूर्व में है और पूर्व से सूर्य उदय होता है। तो धौलपुर का शासक कौन हो जाएगा? उदयभान सिंह जी। ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रिक लगानी है, ऐसी ज़्यादा लंबी ट्रिक्स अपने को नहीं लगानी, जिससे अपन इजीली याद कर सकें। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। 2-4 बार आप देखोगे क्विज को, इसको वीडियो को, तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं करौली के। तो करौली के कौन थे? करौली के महाराजा थे गणेशपाल। अब करौली यानी कि करौली को आप याद रखें करेले जो आते हैं वो गणेश जी को चढ़ा देंगे अपन। ठीक है, करेले किसको चढ़ाएंगे अपन? गणेश जी को। लड्डू चढ़ाते हैं लेकिन अपन क्या चढ़ाएंगे? अपन करेले चढ़ाएंगे। तो करौली का शासक कौन था? तो महाराजा गणेशपाल देव था। ठीक है, कोटा के कौन थे? तो कोटा के महाराव भीम सिंह थे। तो इन्होंने क्या किया था? ये अपने को याद रखना है कि इन्होंने हाड़ौती संघ बनाया था महाराव भीम सिंह जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद बूंदी के कौन थे? महाराव बहादुर सिंह। इन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था महाराव भीम सिंह के सामने। तो ये बूंदी के बहादुर सिंह, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बू से बूंदी और बू से बहादुर सिंह। ठीक है, इसके बाद झालावाड़ के कौन थे? तो झाला हरिश्चंद्र बहादुर झालावाड़ के थे। बांसवाड़ा के कौन थे? तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है आपको। डूंगरपुर के कौन थे? तो डूंगरपुर के थे महारावल लक्ष्मण सिंह। ठीक है, महारावल लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के थे। प्रतापगढ़ के कौन थे? याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रतापगढ़ की हालांकि, लेकिन रख लीजिए राम सिंह। शाहपुरा के कौन थे? तो शाहपुरा के भी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सुदर्शन देव। ठीक है, इसके बाद आपको किशनगढ़ के भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार अपन जो है वो पढ़ लेते हैं। किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह। टोंक के कौन थे? टोंक का आपको याद रखने की ज़रूरत है नवाब शहादत अली खान और फ़रूक अली खान। ये याद रखना है आपको, नवाब शहादत अली खान और फ़रूक अली खान। उदयपुर के याद रखना है महाराणा भूपाल सिंह, जिन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलवाया था जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
सिंह जी, उदयपुर रियासत मेवाड़ जो रियासत है उसके शासक थे। इसके बाद जयपुर रियासत के कौन थे, तो महाराजा मान सिंह द्वितीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराजा मान सिंह द्वितीय और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, दोनों को आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उदयपुर और जयपुर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये महाराणा भूपाल सिंह है ये महाराजा प्रमुख बनाए गए थे और महाराजा मान सिंह द्वितीय जो है वो जो है राज प्रमुख बनाए गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो मेन रियासतें हैं उनके राज प्रमुख, उनके जो शासक हैं उनको आपको याद रखना है, बाकी छोटी मोटी रियासतों के शासकों को आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो जयपुर रियासत के महाराजा मान सिंह द्वितीय ये हो जाएगा। इसके बाद जोधपुर रियासत कौन थे, हनुमंत सिंह जी थे और हनुमंत सिंह जी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे जैसलमेर के साथ में। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको समझाने के लिए जोधपुर गए थे तो हनुमंत सिंह जी ने इन पर बंदूक तानते हुए कहा था कि मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूँ, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने बंदूक तानते हुए जोधपुर के महाराजा थे महाराजा हनुमंत सिंह जी, उन्होंने बंदूक तानते हुए क्या कहा था कि मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूँ, मेरी इच्छा है जहाँ पर मैं मिल सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसलमेर के कौन थे, तो महारावल जवाहर सिंह जी जो थे वो जैसलमेर के शासक थे। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद सिरोही महारावल तेज सिंह, ये भी आपको याद रखना है। सिरोही के शासक कौन थे, तो महारावल तेज सिंह। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट पूछा जाता है कि एकीकरण के समय किस रियासत का शासक कौन था, तो आपको ये जो मेन रियासतें हैं, मेवाड़ है, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, सिरोही है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद निमराना जो ठिकाना, अब ठिकानों की बात करते हैं, 19 रियासतें टोटल हो गई। इसके बाद ठिकाना, निमराना जो ठिकाना है वो है राजा राजेंद्र सिंह। इसके बाद लावा ठिकाना, तो ठाकुर बस प्रदीप सिंह, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ठिकानों के शासकों को, ठीक है। याद हुआ था तब अंग्रेज़ों ने रियासतों के बारे में एक शर्त रखी थी कि जिस रियासत में 10 लाख व्यक्ति निवास करते हैं, यानी कि 10 लाख जिस रियासत की जनसंख्या है और उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ है, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार या तो वो भारत में शामिल हो सकती हैं, या वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, या फिर वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो ऐसी जो रियासतें थी वो राजस्थान में केवल 19 रियासतों में से 4 रियासतें थी, मात्र 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख थी और वार्षिक आय 1 करोड़ थी। तो वो कौन कौन सी रियासतें थी, वो एक है जयपुर रियासत, एक मेवाड़ रियासत, एक जोधपुर रियासत और एक बीकानेर रियासत। तो ये चारों रियासतें आपको याद रखनी है, मोटी मोटी रियासतें हैं। जयपुर रियासत थी, मेवाड़ रियासत थी, जोधपुर रियासत थी और बीकानेर रियासत थी। जैसलमेर रियासत इसमें नहीं थी। तो 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ इसकी आय। तो ये राजस्थान में टोटल 4 जो रियासतें थी वही थी। और अब बात करते हैं अपन की जो 7 चरण है राजस्थान के एकीकरण के, उन 7 चरणों को और उनके नाम जो आपको कभी याद नहीं हो सकते, अगर आप याद कर भी लेते हो तो आप 10 या 15 दिन में उनको भूल जाते हो। उनका जो क्रम है कि मत्स्य संघ कब बना था, ये कब बना था, राजस्थान संघ कब बना था, संयुक्त व्रत राजस्थान कब बना था, तो इनका जो क्रम है वो आपको याद नहीं रहता है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, उससे अपन इनको याद कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सी है, तो ट्रिक है, सीधी सी ट्रिक है, एकदम बिल्कुल बेसिक ट्रिक है कि एमपी से बस आई राजस्थान, एमपी से बस कहाँ पर आई, राजस्थान में आई। छोटी सी ट्रिक है जिसमें अपने को राजस्थान जो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था और राजस्थान के अन्य अन्य अलग अलग नाम थे, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान, इन सभी को जो क्रम वाइज है वो अपन याद रख सकते हैं। तो एमपी से बस आई राजस्थान, एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस कहाँ पर आई, राजस्थान आई, ये अपने को याद रखना है। बिल्कुल इजीली अपन याद कर सकते हैं। तो पहले इनके जो नाम है उनको क्रम से याद करेंगे, फिर इसका जो टाइम है कि कौन से चरण का टाइम क्या था, स्थापना क्या कब की गई थी, तो उनको भी अपन आराम से ट्रिक से ही याद कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। राजधानियों को याद कर लेंगे, उसके बाद ट्रिक से ही जो है वो अपन रियासतों को भी याद कर लेंगे, कौन कौन सी रियासत कब कब मिलाई गई थी तो उनको भी याद कर लेंगे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक छोटी सी ट्रिक है, राज प्रमुख है वो भी एक छोटी सी ट्रिक है, तो उनसे अपन सबको याद कर लेंगे। तो मेन जो राजस्थान का एकीकरण है उसमें मेन समझने लायक जो चीज़ है वो है ये सारणी। अगर ये सारणी आपने याद कर ली तो आपको
कोई दिक्कत नहीं होगी राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। ठीक है, अधिकतर जो क्वेश्चन है वो यहीं से पुटअप होते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, बस राजस्थान आई, ये छोटी सी ट्रिक है। एमपी से बस राजस्थान आई, एम से हो जाएगा मत्स्य संघ, मत्स्य संघ हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान पी से हो जाएगा। से क्या हो जाएगा, तो संयुक्त राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान। ब से क्या हो जाएगा, ब से हो जाएगा बृहत राजस्थान, ब से बृहत राजस्थान। फिर स आ जाएगा, तो फिर स से क्या हो जाएगा, संयुक्त बृहत राजस्थान। ठीक है, तो ये टोटल जो है कितने चरण हो गए, 5 चरण हो गए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें ब से तो हो गया बृहत राजस्थान और स से हो जाएगा संयुक्त बृहत राजस्थान। इसके बाद एमपी से बस राजस्थान आई, तो राजस्थान, अभी राजस्थान बात करते हैं, तो राजस्थान से क्या हो जाएगा, राजस्थान संघ। 6 चरण हो गए। लास्ट का जो चरण है वो बिल्कुल सिंपल है, राजस्थान, डायरेक्ट राजस्थान जो है उसका निर्माण हो गया था। तो वर्तमान जो राजस्थान है उसका निर्माण हो गया था। तो 7वां चरण का नाम क्या है, राजस्थान ही है और कुछ नहीं है। तो राजस्थान संघ 6ठे चरण का नाम है। एमपी से बस राजस्थान आई, ये आपको याद रखना है। टोटल 7 चरण है, उनका क्रम आपको याद हो गए होंगे। 2-4 बार देखोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 7 चरण है उनके नाम याद कर लिए हैं ट्रिक से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो 7 चरण है उनके स्थापना दिवस के बारे में कि इनकी स्थापना कब की गई थी। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत और अंत आपको एकदम याद रखना है कि शुरुआत कब से हुई थी। तो शुरुआत हुई थी अपने 18 मार्च, कब से हुई थी, 18 मार्च 1948 से शुरुआत हुई थी। और अंत कब हुआ था, 1 नवंबर को जो कार्य राजस्थान का एकीकरण का था वो पूरा हो चुका था, 1 नवंबर 1956। तो ये 2 जो डेट है वो अपन ने याद कर ली। तो 7 में से 5 डेट जो है वो अपने को अब याद करनी है। शुरू में 18 मार्च 1948, उसके बाद लास्ट में कब निर्माण पूर्ण हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 2 डेट अपन ने याद कर ली। इसके बाद जो 48 हैं, अब देखिए सारी डेट्स याद कैसे रखते हैं, सन याद कैसे रखते हैं पहले। तो 48 है, 48 आएगा 3 बार, शुरू में 3 बार 48 आएगा। 49 के कितनी बार आएगा, तो 49 2 बार आएगा। ठीक है, फिर 50 1 बार आएगा और 56 1 बार आएगा। ठीक है, तो 3 2 5 6 और 7, टोटल 7 चरण याद हो जाएंगे। 48 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। उसके बाद 49 कितनी बार आएगा, ये 2 बार आएगा। और उसके बाद 50 कितनी बार आएगा, तो 1 बार आएगा। और फिर उसके बाद 56 1 बार आएगा। तो आपको ये याद है, एकीकरण पूर्ण हुआ तब का सन याद है और एकीकरण शुरू हुआ तब का सन याद है। तो 18 मार्च 1948 को जो है वो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। उसके बाद 48 एक बार यहाँ पर भी आएगा और एक बार यहाँ पर भी आएगा, तो 3 बार जो है वो 48 आएगा। तो 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ राजस्थान संघ। उसके बाद जो उसी महीने में 18 मार्च के बाद 25 मार्च को, लगभग 7 दिन बाद जो है 25 मार्च को दूसरा चरण पूर्ण हुआ था। कौन सा, पूर्व राजस्थान। तो 18 मार्च 1948, उसके 7 दिन बाद 25 मार्च 1948। फिर उसके 1 महीने बाद जो प्रथम चरण है, उसी चरण के 1 महीने बाद यानी कि 18 मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल। तो 18 अप्रैल 1948 को ही तीसरा चरण समाप्त हो गया। तो जो शुरू के तीनों चरण हैं वो 48 में ही पूरे होंगे और मार्च और अप्रैल में तीनों चरण समाप्त हो जाएंगे। तो शुरुआत कब से हुई थी, 18 मार्च 1948 से। फिर 18 मार्च के 7 दिन बाद जो है वो पूर्व राजस्थान का गठन हो गया था 25 मार्च 1948 को। और उसके 18 मार्च के 1 महीने बाद जो है वो 18 अप्रैल को जो है वो तीसरा चरण बन गया था। कौन सा, संयुक्त राजस्थान। तो आपको याद हो गया होगा कि 1 महीने में ही जो 3 बार 48 आए हैं वो 3 बार तीनों जो स्थापना दिवस हैं वो आ जाएंगे, और 18 मार्च 25 मार्च और 18 अप्रैल। ठीक है, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद अब आगे चलते हैं। 3 बार 48 आ गए, अब 2 बार क्या आना है, 49 आना है। तो देखिए दोस्तों, अब 48 वाला टॉपिक अपना ख़त्म हो चुका है। 48 3 बार आ गए, अब 2 बार क्या आता है, 49। तो 49 अप्रैल ख़त्म। अब अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट
ईयर आएगा वो है 1949। तो 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो इससे अपन याद रख सकते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया था? 30 मार्च को मनाया था, और 30 मार्च को चौथा चरण जो है वो पूर्ण हो चुका था, 23 मार्च 1949 को। ठीक है, उसके बाद 5वां चरण। तो 5वें चरण से याद रखना है आपको 15 क्या रखना है? 15 मई 1949। 2 बार क्या आएगा? 49। तो दोनों बार 49 आपको याद हो गए, 2 बार 49। उसके बाद 50 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। तो 26 जनवरी 1950 याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और 1950 आपको याद रखना है। तो 26 जनवरी 1950 को छठा चरण हो गया था। इसके बाद जो 7वां चरण और लास्ट जो चरण था राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था, वो 1 नवंबर 1956 को हो गया था। ठीक है, तो टोटल इनकी जो डेट्स हैं वो भी आपको याद हो गई होगी। 3 बार आएगा 48, 2 बार आएगा 49, और 1 बार आएगा 50, और 1 बार आएगा 56। तो 48 वाली जो डेट है वो मार्च में और अप्रैल में समाप्त हो जाती है। 18 मार्च को शुरू हुआ था, उसके 7 दिन बाद 25 मार्च को दूसरा चरण बना, और तीसरा चरण जो है वो 18 मार्च से 1 महीने बाद बना था। ठीक है, तो यानी कि वो 1 महीने बाद कब बनेगा? मार्च के बाद क्या था? अप्रैल। तो 18 मार्च और 18 अप्रैल 1 महीने का समय हो गया। तो 18 मार्च और 18 अप्रैल तीनों डेट्स तो ये आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद 23 मार्च राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। 23 मार्च 1949 एक बार आ गया। फिर उसके बाद 15 मई 5वां जो चरण है वो 15 मई को बना। तो 15 मई 1949 2 बार 49 आ गया, दोनों ये ख़त्म हो गए। इसके बाद 1950। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हो गया था। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 7 जो चरण है उनके नाम याद हो गए, जो डेट्स हैं वो भी आपको याद होगी। 3-4 बार आप वीडियो को देखते हो तो आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान की जो रियासतें थी, जो चरण थे, प्रथम चरण में किन किन रियासतों को मिलाया गया और किन किन ठिकानों को इसमें मिलाया गया, प्रथम जो चरण है उनका उद्घाटन किसने किया था, और ये अपने को देखना है, रियासतों को अपने को देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं रियासतों की। तो देखें दोस्तों, प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन किया गया था। और मत्स्य संघ क्या था? ये इसमें 4 रियासतों को मिलाया गया और एक जो ठिकाना है उसको मिलाया गया था। तो ये मत्स्य संघ है, इसमें याद रखना है आपको चारों रियासतें कौन सी थी। तो A, B, C और D जो अपनी ट्रिक थी उसमें से वो ABCD 4 रियासतें वो निकाल लेते हैं अपन। A से हो जाएगा अलवर, B से हो जाएगा भरतपुर, और C से हो जाएगा करौली, D से हो जाएगा धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली चारों रियासतें हो गई। इसके बाद जो निमराना ठिकाना था, एक ठिकाना था निमराना कहाँ आता है? ये अलवर में आता है। तो अलवर के साथ ही जो है निमराना ठिकाना भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलवर के साथ हो जाएगा। इसके बाद वार्षिक आय आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उद्घाटन करता है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। उद्घाटन करता है कि अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन रियासतों की बात कर लेते हैं। तो रियासतें ये हो गई, 4 रियासतें पहले मत्स्य संघ में सम्मिलित की गई थी। अब ये मत्स्य संघ है, इसको अपन अलग छोड़ देते हैं। अब जो दूसरा चरण है उसमें उसका नाम क्या है? तो पूर्व राजस्थान, MP, P से क्या हो जाएगा? पूर्व राजस्थान। ठीक है, 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और राजधानी प्रथम जो मत्स्य संघ है उसमें अलवर को A से शुरू करते हैं, तो इसमें अलवर को राजधानी बनाया गया था। इसके बाद अपन दूसरा चरण की बात करते हैं। तो दूसरा चरण में अपने को जो बड़ी ट्रिक थी, बाबू, झाड़ू, किको, प्रशाटो, तो इसमें 9 रियासतें आती हैं। और इसमें कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? तो इसमें किया गया था 9 रियासतों को शामिल। पहले चरण में 4 रियासतों को शामिल किया और एक ठिकाने को शामिल किया गया। दूसरी जो चरण है उसमें 9 रियासतों को और एक ठिकाने को शामिल किया गया। बाकी कौन सा ठिकाना बचा? अब एक और ठिकाना बचा। तो कौन कौन सी रियासतें हैं, ट्रिक के साथ याद करते हैं। तो 4 रियासतों की जो ट्रिक थी वो थी ABCD अपनी जो 19 रियासतों की ट्रिक से याद की थी, उनमें से ABCD को अपन हटा देते हैं। अब बात करते हैं जो बड़ी जो ट्रिक थी 9 रियासतों वाली, तो वो थी बाबू, झाड़ो, किको, प्रशाटो। तो इससे 9 रियासतें क्लियर हो जाएगी। बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा बूंदी, बाबू, झा से हो जाएगा, झा से झालावाड़ हो जाएगा, झाड़ो, डो, ड से हो जाएगा डूंगरपुर, बाबू झाड़ो, की से हो जाएगा किशनगढ़,
किशनगढ़ ये हो जाएगा, की से किशनगढ़। बाबू झाड़ू की को से हो जाएगा कोटा, को प्र से हो जाएगा प्रतापगढ़, शा से हो जाएगा शाहपुरा और टो से हो जाएगा टोंक। तो बाबू झाड़ू की को प्रशाटो 9 रियासतें हो गई अपने को याद। इसके बाद जो ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना आता है बांसवाड़ा में, तो ये बांसवाड़ा में आता है, तो बांसवाड़ा के साथ कुशलगढ़ ठिकाना इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, एक ठिकाना था लावा, वो बच गया अपने पास। बाकी जो 2 ठिकाने थे, एक तो निमराना अलवर, तो अलवर रियासत शामिल हुई, उसके साथ निमराना ठिकाना भी शामिल हो गया। बांसवाड़ा शामिल हुआ, बांसवाड़ा रियासत, तो बांसवाड़ा के साथ एक कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो भी इसमें शामिल हो गया। तो दोनों चरणों में एक एक जो है वो ठिकाने अपने ले लिए गए हैं। और बाकी प्रथम चरण है उसमें 4 रियासतें आई है, दूसरा चरण है उसमें 9 रियासतें आई है। ट्रिक्स की भी अपने बात कर ली इन दोनों में। इसके बाद जो तीसरा चरण है वो संयुक्त राजस्थान। तो ये जो संयुक्त राजस्थान है इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1948। तीसरी बार 48 आएगा और मार्च के 1 महीने के बाद अप्रैल आता है, तो 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, ये किया गया। जो पूर्व राजस्थान, तो इसमें अपन ने जो एक किसको मिलाया, उदयपुर रियासत को, केवल और केवल उदयपुर रियासत को मिलाया गया। तीसरा चरण है उसमें पूर्व राजस्थान को उदयपुर रियासत में मिलाया गया था। तीसरे चरण में केवल उदयपुर रियासत को जो है वो शामिल किया गया था, केवल और केवल उदयपुर रियासत, जो मेवाड़ रियासत है उसी को तीसरे चरण में शामिल किया गया था। तो पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत को शामिल करने के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया संयुक्त राजस्थान। ठीक है, संयुक्त राजस्थान रखा गया। अब एक रियासत शामिल की, ये जो टोटल 9 रियासतें और एक ठिकाना है, इसमें एक रियासत शामिल करेंगे तो 10 रियासतें और एक ठिकाना इसमें हो जाएगा। ठीक है, जो मत्स्य संघ है ये किसी में नहीं मिलाया गया, ये पूर्व राजस्थान में भी नहीं मिलाया गया, संयुक्त राजस्थान में भी नहीं मिलाया गया। ठीक है, तो ये मत्स्य संघ अभी कुछ नहीं किया गया है मत्स्य संघ का, तो केवल पूर्व राजस्थान में अपन ने उदयपुर रियासत को मिलाया और इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था संयुक्त राजस्थान का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चौथा चरण है उसका नाम वृहत राजस्थान क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें जो संयुक्त राजस्थान है उसमें ये संयुक्त राजस्थान अब इसमें कितनी रियासतों को मिलाएंगे, तो इसमें भी 4 रियासतों को मिलाएंगे। कौन कौन सी हैं, जो बड़ी रियासतें हैं अपने ट्रिक्स बनाई थी ट्रिपल जे, तो ट्रिपल जे और बी, ये जो बड़ी रियासतें थी, जैसे हो जाएगा जयपुर, जैसे जोधपुर और जैसे जैसलमेर, तो 3 रियासतें ये और एक है बी, तो बी से हो जाएगा बीकानेर। बाड़मेर जो है वो कोई रियासत नहीं है, आपको विशेष ध्यान रखना है। बी से यदि आप बाड़मेर लगाते हो तो आपका प्रश्न गलत जाएगा। तो बी से ओनली एकमात्र रियासत है वो है बीकानेर। तो बीकानेर रियासत, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये चारों रियासतें बड़ी रियासतें थी और इन रियासतों को जो 10 रियासतें और एक ठिकाना था उसमें अगर जो संयुक्त राजस्थान बना था तो उसमें अपन इन चारों रियासतों को मिलाएंगे तो इससे हो जाएगा वृहत राजस्थान। वृहत का मतलब होता है बड़ा और राजस्थान यानी कि वृहत राजस्थान। ये चारों रियासतें बड़ी रियासतें थी, इन बड़ी रियासतों को जब अपन संयुक्त राजस्थान में मिलाएंगे तो ये बड़ा राजस्थान हो जाएगा, जिसको वृहत राजस्थान नाम दिया गया था। चारों रियासतें याद करने के ट्रिक हैं ट्रिपल जे बी। जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ उसमें ABCD, जो दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान उसमें बाबू झाड़ू किको प्रशाटो और एक ठिकाना हो जाएगा वो कुशलगढ़। ठीक है, इसके बाद जो चौथा चरण है, तीसरा चरण है उसमें उदयपुर रियासत को शामिल किया गया केवल। इसके बाद चौथा चरण है उसमें अपने ट्रिपल जे बी को शामिल किया गया था। इसके बाद अब 5वां चरण, ठीक है, कौन सा राजस्थान बन गया, चौथे चरण में वृहत राजस्थान बन गया। टोटल कितनी रियासतें होगी, 14 रियासतें हो गई हैं और 2 ठिकाने इसमें शामिलित कर लिए गए हैं। 2 ठिकाने वो तो क्या था अपन ने, कौन सा था पहला ठिकाना, ये कुशलगढ़ वाला। कुशलगढ़ जो ठिकाना था वो तब अपन ने शामिल किया था, कौन सा ठिकाना, निमराना ठिकाना इसमें है। मत्स्य संघ का कुछ नहीं किया गया, किसी में शामिल नहीं किया गया अभी तक। उसके बाद जो दूसरा ठिकाना था वो था कुशलगढ़ ठिकाना, तो कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा के साथ शामिल हो गया था। इसके बाद जो चौथा चरण है ये वृहत राजस्थान है, इसमें जयपुर के साथ जो अपना तीसरा ठिकाना था
एक तो निमराना हो गया, कुशलगढ़ हो गया, दोनों शामिल हैं। लेकिन जो जयपुर है उसके साथ जो लावा पहले जयपुर में ही आता था, अभी वर्तमान में ये टोंक में आने लग गया। तो लावा टोंक में स्थित है वर्तमान में, लेकिन पहले जयपुर में आता था। तो जयपुर जब शामिल होगा चौथे चरण में व्रत राजस्थान में, तो अपन लावा ठिकाने को भी इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यहाँ पर टोंक भी है और टोंक में लावा आता है, तो लावा ठिकाने को शामिल क्यों नहीं किया गया। क्योंकि जो लावा ठिकाना था वो जयपुर में आता था पहले राजस्थान के एकीकरण के समय, इसलिए जयपुर के साथ लावा ठिकाने को शामिल किया गया। अभी वर्तमान में जो लावा है वो टोंक में आता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका ये पॉइंट। ठीक है, तो जयपुर के साथ लावा ठिकाना यानी कि तीनों ठिकाने जो है वो अपने शामिल कर लिए गए। लेकिन मत्स्य संघ का जो ठिकाना है वो मत्स्य संघ का भी कुछ नहीं किया गया है, मत्स्य संघ किसी में शामिल नहीं किया गया है। तो दोनों ठिकाने, तो जो चौथा चरण है व्रत राजस्थान, इसमें 14 तो रियासतें हो जाएगी और 2 ठिकाने शामिल हो जाएंगे, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, चौथा चरण का उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान का गठन किया गया था, क्योंकि लगभग जो राजस्थान है वो बन चुका था, इसलिए ये राजस्थान दिवस मनाया गया था। 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया गया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्योंकि राजस्थान जो अधिकतर राजस्थान है उसका लगभग 70% हिस्सा जो है वो एकीकृत हो गया था, और उसी के उपलक्ष्य में जो है राजस्थान दिवस मनाया गया था 30 मार्च 1949। ठीक है, 4 चरणों के अपन ने बात कर ली है। अब जो 5वां चरण है उसमें किस रियासत को शामिल किया जाता है ये देखते हैं। तो 4 चरणों तक देखिए 14 रियासतें और 2 ठिकाने, 14 रियासतें और 2 ठिकानों को शामिल कर लिया गया। अब क्या बचे अपने राजस्थान को पूर्ण राजस्थान बनाने के लिए, तो इसमें 5 रियासतें बची हैं, क्योंकि 19 रियासतें थी, 14 रियासतों को शामिल कर लिया गया है, 5 रियासतें अब बची हुई है और 1 ठिकाना बचा हुआ है तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ है। 5वां, 6वां और 7वां, इन तीनों चरणों में उन सभी को शामिल कर लिया जाएगा। तो जो 5वां चरण है उसमें क्या होता है कि 5वां चरण, इसको वृहत राजस्थान भी कहा जाता है, और 15 मई संयुक्त वृहत राजस्थान इसको कहा जाता है। 15 मई 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो मत्स्य संघ है जिसको अपन ने कहीं भी शामिल नहीं किया गया था, मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को शामिल किया गया था, तो 4 रियासतें ABCD, ठीक है, और 1 ठिकाना था। ठीक है, तो उनको जो निमराना वाला ठिकाना था वो भी मत्स्य संघ में शामिल था। तो टोटल जो मत्स्य संघ था उसकी 4 रियासतों को व्रत राजस्थान में शामिल किया गया। व्रत राजस्थान में इन 4 रियासतों को शामिल करने के बाद जो मत्स्य संघ की रियासतें थी, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में शामिल करने के बाद इसका नाम क्या हो गया पंचम चरण में, संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, तो पंचम चरण में क्या नाम हो जाएगा, संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, तो 18 रियासतें और 3 ठिकाने इसमें शामिल हो गए 5वें चरण तक। देखिए दोस्तों, जो मत्स्य संघ है तो डॉक्टर शंकर देवराव समिति, जिसके सदस्य कौन कौन थे, RK सिद्धवा, प्रभु दयाल और हिम्मत सिंह की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिलाया गया था। शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को किस में मिलाया गया था, वृहत राजस्थान में, और ये मिलने के बाद इसका नाम क्या हो गया था पंचम चरण में, संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, आपको याद रखना है कि वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाने के बाद जो 5वें चरण में नाम हुआ था राजस्थान का, वो हुआ था संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, छठा चरण जो है उसमें उसका क्या नाम है, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ है। इसमें जो 5वां चरण था उसमें 18 रियासतें और 3 ठिकाने सम्मिलित हैं। अब क्या बचा हुआ है, तो अब 1 रियासत बची हुई है और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो वो 1 रियासत है सिरोही रियासत। सिरोही रियासत को छठे चरण में राजस्थान में मिलाया गया था, लेकिन पूरी सिरोही रियासत को नहीं मिलाया गया था। इसमें आबू और देलवाड़ा जो 2 स्थान हैं उनको छोड़ करके जो बाकी सिरोही रियासत थी उसको जो है राजस्थान संघ में मिला लिया गया था। ठीक है, तो आबू देलवाड़ा को इसमें नहीं मिलाया गया था। तो टोटल कितनी रियासतें हो जाएगी, अब इसमें हो जाएगी 19 रियासतें और 3 ठिकाने। अब क्या बचा, अब आधा सिरोही बचा हुआ है
और एक केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ है। वो किस में आ जाएगा? जो लास्ट का चरण है 7वां चरण, जो कि वर्तमान राजस्थान बनकर के आएगा। जो एकीकरण पूर्ण हुआ तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण हो गया था। ठीक है, तो इसमें जो सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग है उसको मिला लिया गया। जो बचा हुआ भाग था छठे चरण में आदि सिरोही को मिलाया गया था, आबू देलवाड़ा को नहीं मिलाया गया था। वो अब 7वें चरण में आबू देलवाड़ा को इसमें शामिल कर लिया गया राजस्थान में। ठीक है, और अजमेर मेरवाड़ा को भी 7वें चरण में ही शामिल किया गया है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है उसमें एक सुनेल ठप्पा जो स्थान है उसको राजस्थान में जोड़ा गया। और राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है उसमें एक स्थान है सिरोंज, उस सिरोंज स्थान को मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो एमपी से क्या लिया अपन ने? सुनेल ठप्पा को लिया, और राजस्थान से एमपी को क्या दिया? जो झालावाड़ जिला है उसका सिरोंज जो क्षेत्र है वो अपन ने एमपी को दे दिया गया। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तब इसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 26 जिलों की संख्या थी। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 जिलों की संख्या हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपने को याद रखना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान लिया गया था और झालावाड़ का कौन सा स्थान दिया गया था। तो इसको याद रखने के लिए क्या करते हैं कि जैसे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सुनील एक लड़के का नाम है। तो सुनील जो है वो बातों के ठप्पे ज़्यादा लगाता था, तो इसलिए उसको क्या है राजस्थान में दे दिया गया। और राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है उसका जो सिरोंज जो एक लड़के का नाम मान लीजिए आप, तो सिरोंज जो है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो सुनील मध्य प्रदेश में बातों के टप्पे लगाता था इसलिए उसको राजस्थान में दे दिया गया, और राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो ये आपको याद रखें। पूरे 7 के 7 चरण आपको याद हो गए हैं। अपन ने क्या क्या याद किया? एक तो 7 चरणों के क्रम वाइज नाम, ठीक है। उसके बाद उनकी जो स्थापना दिवस हैं उनको याद किया है। उसके बाद कौन कौन सी रियासतें, कौन कौन से ठिकाने और कौन कौन जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कब शामिल किए गए थे, एक ये याद किया है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब अपन याद करेंगे कि जो चरण बनाए गए थे, प्रथम चरण में मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, इनमें राजधानी किसको बनाया गया था, किस रियासत को राजधानी बनाया गया था। तो जो फर्स्ट में है मत्स्य संघ, इसमें राजधानी बनाया गया था अलवर को, ठीक है, अलवर को इसमें राजधानी बनाया गया था। इसके बाद जो है पूर्व राजस्थान, तो पूर्व राजस्थान में राजधानी बनाया गया था कोटा को जो पूर्व राजस्थान में राजधानी बनाया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान, तो संयुक्त राजस्थान कब हुआ था? उदयपुर रियासत को मिलाया गया था और उदयपुर रियासत को ही इसमें राजधानी बना लिया गया था, ठीक है। चौथा चरण है वृत्त राजस्थान में 4 जो बड़ी रियासतें थी उनको शामिल किया गया था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ट्रिपल जे बी इसकी जो शॉर्ट ट्रिक थी याद रखने की वो थी ट्रिपल जे। तो इसमें से जयपुर जो राजधानी है उसे राजधानी बनाया गया था जयपुर रियासत को। और चौथे चरण के बाद जो राजधानी रही थी वो सभी में जयपुर ही रही थी, ठीक है। तो लगभग 4 राजधानियाँ आपको याद करनी है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला चरण मत्स्य संघ में अलवर को राजधानी बनाया, दूसरे में कोटा को राजधानी बनाया, तीसरे में उदयपुर को राजधानी बनाया और चौथे में जयपुर को राजधानी बनाया। तो जो जयपुर राजधानी है वो बाद में जयपुर ही राजधानी रहती है, उसके बाद कोई राजधानी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो राजधानी वाला भी अपना जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन बात करेंगे उद्घाटनकर्ता। जो 4 चरण हैं उन चरणों का उद्घाटन किन किन के द्वारा किया गया था। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, ट्रिक्स है, गोडगिल चाचा पटेल। क्या? गोडगिल चाचा पटेल, 2 बार गोडगिल आएगा, गोडगिल चाचा पटेल। तो गोडगिल प्रथम चरण है उसका उद्घाटन किया था गोडगिल ने, NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल के द्वारा। दूसरा जो चरण है पूर्व राजस्थान, उसका भी उद्घाटन किया था गोडगिल के द्वारा, NV गोडगिल यानी कि नरहरि विष्णु गोडगिल के द्वारा। अब तीसरा आता है चाचा। तो चाचा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको चाचा कहते हैं।
तो तीसरा जो चरण है संयुक्त राजस्थान, उदयपुर रियासत को इसमें मिलाया गया था। तो इसमें इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो चाचा हो गया। फिर पटेल, पटेल कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो चौथा चरण है उसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, तो गोडगिल चाचा पटेल, उद्घाटनकर्ता के शॉर्ट ट्रिक है गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। ऐसे आप बोलोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें अपन ने उद्घाटनकर्ताओं को भी याद कर लिया। अब बात करेंगे अपन प्रधानमंत्री और राज्य प्रमुख को याद कैसे करें। याद करेंगे प्रधानमंत्री, तो जो मत्स्य संघ है इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, पूर्व राजस्थान में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, इसी प्रकार राज्य प्रमुख भी अपन याद करते चलेंगे। तो प्रधानमंत्री की शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या है, वो है शोभा गोकुल की माणिक हीरा से। शोभा जो है गोकुल की किससे है, माणिक और हीरा से। शोभा गोकुल की माणिक हीरा से। ठीक है, तो इसमें जो है वो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर के थे। इसके बाद गोकुल आता है, गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा के थे। इसके बाद माणिक आता है, तो माणिक का हो जाएगा माणिक के लाल वर्मा, उदयपुर के थे। और उसके बाद आता है हीरा, तो हीरा से हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। देखिए हीरालाल शास्त्री इसमें हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। तो ये हो गया प्रधानमंत्री की ट्रिक। क्या लिखना है आपको, शोभा गोकुल की माणिक हीरा से, शोभा गोकुल की माणिक हीरा से। शोभा से शोभा हो जाएगा, गोकुल की माणिक और हीरा से। उसके बाद जो हीरालाल शास्त्री है वो लगभग नीचे के जो चरण है 5वां, 6वां और 7वां उसमें वही सेम रहेंगे, हीरालाल शास्त्री ही इसमें प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य प्रमुख की। तो राज्य प्रमुख को याद कैसे किया जाए, तो इसकी एक ट्रिक है उदो यानी कि उदयभान सिंह, उदो भीम को क्या मान, भोपा मान, उदो भीम को भोपा मान। उदो से हो जाएगा उदयभान सिंह उदो, जो कि धौलपुर के थे। भीम से हो जाएगा भीम सिंह, जो कि कहाँ के थे, कोटा नरेश थे, हाड़ौती संघ बनाया था इन्होंने, भीम सिंह। ठीक है, इसके बाद भोपा से हो जाएगा भूपाल सिंह, ये थे मेवाड़ के। ठीक है, भूपाल सिंह जो कि राज्य प्रमुख थे मेवाड़ के। इसके बाद जो लास्ट है वो हो जाएंगे राज्य प्रमुख, कौन हो जाएंगे, मान सिंह। भीम को क्या मान, भोपा मान, तो मान से क्या हो जाएगा, मान से हो जाएंगे मान सिंह जी हो जाएंगे मान से, उदो भीम को भोपा मान। अब देखिए दोस्तों, जो ये चौथा चरण है वृहत, जब उदयपुर को जो मेवाड़ रियासत है, उदयपुर को इसमें मिलाया गया। उदयपुर जो रियासतें थी 10 रियासतें टोटल अपनी थी कि इसमें एक जो चौथा चरण है वृत्त राजस्थान। ठीक है, इसमें एक पद देख रहा है अपने को महाराजा प्रमुख का। तो ये जो महाराजा प्रमुख का पद है ये चौथे चरण में ही सृजित किया गया था, मतलब नया जो पद बनाया था महाराजा प्रमुख का। पहले जो है प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, यहाँ भी राज प्रमुख और यहाँ पर भी राज प्रमुख, लेकिन जो चौथा चरण था उसमें महाराजा प्रमुख का एक नया पद बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो उदयपुर रियासत है, ये उदयपुर रियासत संयुक्त राजस्थान है। अब संयुक्त राजस्थान में जो 4 रियासतें अपन शामिल करेंगे, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इनमें जो जयपुर रियासत है, यहाँ के महाराजा ने कहा कि मैं राज प्रमुख बनूंगा, तभी जो है राजस्थान में शामिल होऊंगा। लेकिन जो उदयपुर के शासक थे, कौन थे, भूपाल सिंह जी, ये राज प्रमुख पहले से थे। तो इन्होंने राज प्रमुख का पद त्यागने से मना कर दिया कि मैं राज प्रमुख का पद नहीं त्यागूंगा। अब राज प्रमुख के पद के लिए केवल एक ही व्यक्ति जो है वो निर्वाचित हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि एक पद जो चौथा चरण है उसमें सम्मिलित कर लिया गया, किसका, महाराज प्रमुख का। तो ये जो महाराज प्रमुख का पद है ये किसको दिया गया, ये मेवाड़ के भूपाल सिंह जी को दिया गया। क्या कहा कि आपको राज प्रमुख से बड़ा पद जो है वो दे दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई पद नहीं था, सिर्फ ये नाम के थे महाराज प्रमुख। जो वास्तविक पद था वो था राज प्रमुख का। तो राज प्रमुख का जो पद है वो किसे दिया गया, ये जयपुर के महाराजा
मान सिंह जी को, जयपुर के जो महाराजा मान सिंह द्वितीय हैं इन्हीं को ये राज प्रमुख का पद दे दिया गया, क्योंकि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें संयुक्त राजस्थान में मिलाने के बाद इसका निर्माण हुआ था वृत्त राजस्थान का। और वृत्त राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? मान सिंह जी थे। तथा इसी में एक नए पद का जो सृजन किया गया था चौथे चरण में, वो किया गया था महाराज प्रमुख का। तो महाराज प्रमुख कौन हो जाएंगे? इसमें भूपाल सिंह जी, उदयपुर नरेश, ये महाराज प्रमुख हो जाएंगे। तो ये इतना सा जो छोटा सा पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि चौथा चरण में एक नया पद का सृजन किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि मेवाड़ के महाराणा थे, जो मेवाड़ के राज प्रमुख थे वो भूपाल सिंह जी थे, वो अपने पद को नहीं त्यागना चाहते थे। और जयपुर की रियासत को मिलाने के लिए जयपुर के जो शासक थे मान सिंह जी, वो कह रहे थे कि मुझे राज प्रमुख बना दिया जाए। तो इसका सलूशन निकाला, महाराज प्रमुख का पद नया सर्जित कर दिया गया था चौथे चरण में। ठीक है, चौथे चरण में अपने बड़ी रियासतों को शामिल किया गया, इसलिए इसको वृत्त राजस्थान कहा जाता है। तो आपको याद हो गया होगा प्रधानमंत्री के लिए ट्रिक क्या है? गोकुल माणिक शोभा, गोकुल की माणिक हीरा से। प्रथम चरण में शोभालाल कुमावत, दूसरे में गोकुललाल असावा, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा और चौथे में हीरालाल शास्त्री। ये हो जाएंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद जो हीरालाल शास्त्री हैं वो लगभग सभी जो चारों चरण हैं, पाँचवा चरण, छठा चरण और सातवां चरण, इनमें सभी में जो मुख्यमंत्री है वो रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं अपन राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख जो मान सिंह जी थे वो मान सिंह जी ही रहेंगे बाद में, चौथे चरण के बाद। ठीक है, तो इसमें चारों जो आपको याद हो गए होंगे कि प्रधानमंत्री कौन कौन थे और राज प्रमुख कौन कौन थे। अब आगे बात करते हैं अपन पाँचवा चरण। पाँचवें चरण में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री का जो पद था, प्रधानमंत्री जो कि कौन थे? ये थे प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो प्रधानमंत्री का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करके कौन सा पद लाया गया? यहाँ पर लाया गया मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री का पद क्या कर दिया गया? सर्जित कर दिया गया। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पाँचवें चरण की बात है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। जो यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, सिर्फ पद को चेंज किया है, व्यक्ति को चेंज नहीं किया गया है, याद रखिएगा। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। ये क्या थे? मनोनीत थे, यानी कि निर्वाचन पद्धति से नहीं बनाए गए थे, मनोनीत बनाए गए थे। शपथ किसने दिलाई थी? तो राज प्रमुख का पद जो सबसे बड़ा पद था राजस्थान में, राज प्रमुख के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। राज प्रमुख कौन थे? तो राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय। ठीक है, चरण की। तो छठे चरण में क्या हुआ वो देख लेते हैं। छठे चरण में जो है वो मुख्यमंत्री कौन रहे? तो हीरालाल शास्त्री छठे चरण में मुख्यमंत्री रहे। तो मान सिंह द्वितीय ही राज प्रमुख इसमें रहे थे। ठीक है, अब जो छठा चरण कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सी घटना हुई थी, या कौन सा जो इतिहास में बदलाव हुआ था? तो वो था इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। जो भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था वो लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अतः राजस्थान को विधिवत नाम दिया गया था। पहले इसको क्या कहते थे? रियासतों के टाइम पर इसको कहा जाता था कि राजपुताना, राजस्थान, रजवाड़ा, इस नामों से इनको जाना जाता था। राजस्थान को कब जाना जाता था? जब इसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, तब जाना जाता था। लेकिन जब इन सभी को संगठित करके, एकत्रित करके जब राजस्थान का निर्माण किया गया, तब इसको विधिवत रूप से अपने भारत के संविधान में राजस्थान राज्य नाम दिया गया था। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट और लास्ट जो चरण है, सातवां चरण। इसमें क्या हुआ? इसमें मुख्यमंत्री चेंज कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री कौन था? निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टिक्कम राम पालीवाल थे। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया आए। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद राज प्रमुख जो सातवां चरण है, इसमें क्या बदलाव होगा? इसमें यह बदलाव हुआ कि राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद का सृजन किया गया। जो राज प्रमुख पद था उसको हटा दिया गया और राज्यपाल पद का सृजन किया गया। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह जो है वो प्रथम राज्यपाल थे राजस्थान के। ठीक है, पाँचवें चरण में क्या किया गया? प्रधानमंत्री के पद को हटा करके मुख्यमंत्री का पद लागू किया गया। और सातवें चरण में क्या किया गया? राज प्रमुख के पद को हटा करके राज्यपाल का पद लागू किया गया। ठीक है, अब देखें माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण योगदान गोकुलभाई भट्ट का था।
याद रखिएगा। माउंट आबू का जो विलय हुआ था सिरोही में आता है ये, तो उसमें गोकुल भाई भट्ट का बहुत ही ज़्यादा योगदान था। ठीक है, एक पॉइंट और है, इसको देख लेते हैं कि राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, अजमेर मेवाड़ा में संविधान सभा के सदस्य कौन चुने गए थे? तो मुकुट बिहारी भार्गव। संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे वो मुकुट बिहारी भार्गव थे। और अजमेर के विलय के समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है, अब चलते हैं अपन इनके प्रश्नों की तरफ। प्रश्न देखते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछने लायक हैं, तो इसको देख लेते हैं एक बार। सिरोही राज्य का शासक अल्पवयस्क होने के कारण शासन राजमाता के नेतृत्व में प्रबंध रेजिडेंसी काउंसिल के द्वारा किया जाता था। ठीक है, 8 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने सिरोही रेजिडेंसी काउंसिल को समझौता किया, जिसके अनुसार 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासक प्रबंधन बम्बई सरकार को दे दिया गया। बम्बई सरकार ए श्रेणी के राज्य थे जिन पर डायरेक्ट जो अंग्रेज सरकार है उसका शासन रहता था, उसको ए श्रेणी के राज्य कहते थे। बम्बई और मद्रास जो है ए श्रेणी के राज्य आते हैं। ठीक है, इसके बाद सिरोही का राजस्थान में विलय 2 सोपान में हुआ था। सिरोही जिले का कुछ भाग 26 जनवरी 1950 को षष्ठम चरण, राजस्थान का जो छठा चरण था उसमें षष्ठम चरण के तहत संयुक्त वृत्त राजस्थान में तथा सिरोही का पूरा भाग 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण के तहत राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, सिरोही राज्य में स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट का माउंट आबू के राजस्थान में विलय में प्रमुख योगदान रहा था। तो वो अपने ऊपर जो पढ़ा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी के राज्य किसे कहा जाता है। अब देखें, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी के राज्य किसे कहते हैं, ये अपन जान लेते हैं एक बार। इसमें ए श्रेणी के राज्य किसे कहते हैं कि वे राज्य जो पूर्व में प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट इसमें पे शासन था। जैसे कौन कौन से राज्य थे? तो ये भारत में 3 राज्य थे, एक तो मद्रास था, एक बिहार था और एक बम्बई था। ठीक है, ये तीनों राज्य ए श्रेणी के राज्य कहलाते थे। इनका जो राज प्रमुख जो मतलब मेन अधिकारी होता था वो राज्यपाल, जिसको गवर्नर भी कहते थे, तो गवर्नर होता था इसका जो मेन अधिकारी होता था। इसके बाद अपन बात करते हैं बी श्रेणी के राज्य। तो वे राज्य जो स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण के द्वारा बनाए गए थे, यानी कि जो रियासतें थी उनको बी श्रेणी के राज्य कहा जाता था। जैसे राजस्थान, मध्य भारत आदि छोटी बड़ी रियासतों को एकीकरण करके जो बनाए गए थे उनको बी श्रेणी के राज्य कहा जाता था। जैसे राजस्थान में रियासतों का गठन करके राजस्थान को बनाया गया, तो ये बी श्रेणी राज्य में शामिल है। ठीक है, इसके बाद इसके प्रमुख कौन होता था? तो राज प्रमुख, जो अभी वर्तमान में राज्यपाल का पद सर्जित किया गया है, तो राज प्रमुख पहले इनके जो मेन अधिकारी था वो होता था। इसके बाद सी श्रेणी, तो सी श्रेणी के राज्य किसे कहते थे? ये वे राज्य थे जो आकार में छोटे थे और इन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर प्रांत कहा जाता था। जैसे अजमेर, दिल्ली, ये वे राज्य थे जो आकार में छोटे थे और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी आकर के पूरे जो रियासतें थी उन पर शासन करता था। ठीक है, संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा ए, बी और सी श्रेणी का भेदभाव समाप्त किया गया और उनको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो जो संविधान का 7वां संशोधन है उसमें ये ABC वाला सिस्टम जो है वो समाप्त कर दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का दर्जा उन्हें दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का एकीकरण वाला टॉपिक अपना समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो जो है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को 3 या 4 बार देखते हो तो आपको राजस्थान एकीकरण कहीं किताब में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं जो राजस्थान एकीकरण के क्वेश्चन हैं उनको अपन सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।